नाजरीन आदाब। रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर में आपका इस्तकबाल है। कल हमने आपकी मुलाकात जनाब रंजीत कपूर से करवाई थी और आज दूसरी सीरीज के 9वें एपिसोड में हमारे साथ भोपाल से जनाब रशीद अंजुम हैं। जनाब रशीद अंजुम साहब, आदाब अर्ज है। आदाब जनाब, बहुत जी शुक्रिया आपका। रंगरस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और हमें इज्जत बख्शी। आपने इस मैं रंग आपका बेहद सफर मशकूर हूँ जी, इस रंग कि सफर में आपने, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला थिएटर मैगजीन है। दुनियाए थिएटर की सरगर्मियों को रंगरस के जरिया उर्दू थिएटर के शाकीन तक पहुंचाना हमारा असल मकसद है। रंगरस की ये ऑनलाइन सीरीज रंग सफर भी इसी कोशिश की एक अहम कड़ी है। नाजरीन, इससे पहले रशीद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला हो, मैं जनाब रशीद अंजुम का तारुफ, एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। रशीद अंजुम साहब का ताल्लुक शहर भोपाल से है। उनके आबाओ अजदाद पेशावर से तर्क मकानी करके भोपाल में आ बसे। रशीद साहब का शुमार उर्दू के अच्छे और नुमाइंदा ड्रामा निगारों में होता है। इन्हें शायरी से भी शगफ है। सबरस, शायर और नई कदरें जैसे रिसालों में बराबर छपते रहे हैं। इन्होंने अफसाना निगारी में भी तबा आजमाई की। 1974 में इन्होंने अपना पहला फुल लेंथ ड्रामा लिखा और उसी के साथ अभिनय कला निकेतन के नाम से एक ड्रामा ग्रुप भी कायम किया। भोपाल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इकबाल लाइब्रेरी के सेक्रेटरी हैं। कई अंग्रेजी नॉवेलों और हिंदी कहानियों के तर्जुमे भी किए। अगाथा क्रिस्टी, जेम्स हेडले चीज और अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवेलों का तर्जुमा कर चुके हैं। फिल्म और सिनेमा पर इनकी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं। जहाने फिल्म जहाने फिल्म की मुस्लिम अदाकाराएं और अदब से फिल्म तक इनके 10 ड्रामों के मजमूए शाया हो चुके हैं। रशीद साहब हिंदी में भी बराबर ड्रामे लिखते रहे हैं। इनके अहम ड्रामों के नाम हैं अंधा सूरज, कली अनार की, जागते रहो, सलीब जिंदा है, फिरऔन, फासलों में बटी जिंदगी, शुजाउद्दौला, संग रेज हवाएं, कतरा कतरा जिंदगी, आवाज देती जिंदगी, मुट्ठी भर आसमान, बहादुर शाह जफर और 1857 और मिर्जा गालिब और 1857। इसके अलावा इन्होंने दिलीप कुमार, मीना कुमारी और शकीला बानो कव्वाला के मोनोग्राफ भी लिखे हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं रशीद साहब। और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक बुनियादी सवाल है जो हम अपने तमाम मेहमानों से पूछते हैं कि उन्होंने थिएटर की दुनिया में किस तरह कदम रखा। वही सवाल आपसे भी है कि आपने इसकी शुरुआत कब और कैसे की। जी रशीद मैं साहब। आपका जाती तौर पर बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आपने जी अपने रंगे सफ़र में मुझे मौका दिया और जी इस तरह मेरे इंटरव्यू को सारी दुनिया में आप टेलीकास्ट कर रहे हैं। जी ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जी जी, मुझे आपके भी खुशी है। मैगजीन को मैं बराबर पढ़ता रहा, जो मुझे जी मिलता रहा था, और मैं आपसे जी मिलने की बेइंतहा मुझे ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा जरिया मिले कि मैं आप तक पहुंचूं या आप मुझ तक पहुंचे। जी लेकिन जी। अचानक ये सब हो गया और हम्म, आपका मैं किस ज़बान से शुक्र अदा करूं कि आपने मुझे इस तरह से इंटरव्यू करने के लिए मौका दिया और मेरी मसाहत को, जो मैंने तकरीबन 50-60 साल की मेहनत से मैंने ये सब कुछ लिखा और किया है, उसको बरूए का ला सके। मैं जी बेहद जी मशकूर हूँ। आपका जी सवाल जी। बेहद दुरुस्त है कि मैंने इसकी शुरुआत कैसे की। दरअसल गालिबन ये 1969 की बात है जी कि भोपाल में रविंद्र भवन में सबसे पहले उर्दू ड्रामा बब्बर खां का अदरक के पंजे यहाँ खेला गया था। वो अदरक के पंजे काफी मशहूर हुआ था
वो बहुत ज़्यादा उसके शोज हुए थे, यही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक में भी शो हुए थे। उस अदरक के पंजे की खास बात ये थी, जो मुझे अभी तक याद है, कि जी आपको याद होगा कि माहनामा शमा में सरे वर्क पर हमेशा इब्तिदा ता इंतहा जी किसी भी फिल्म एक्ट्रेस का फोटोग्राफ शाये होता था। अदरक के पंजे के बब्बर खां को ये पहला मौका मिला जब शमा के सरे वर्क पर उनका जी फोटो शाये हुआ। ये अजीब और गरीब बात थी कि वो इतना जबरदस्त, हालांकि बहुत मामूली सा ड्रामा था, कोई ज्यादा उसमें गहराई नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन कुदरती तौर पर वो काफी मशहूर हुआ था। वहां से मुझे उस ड्रामे को देखकर फिर उसके बाद यहाँ मेरा अलकनंदन जी से साथ हुआ, जो जी यहाँ भारत भवन के बहुत कामयाब और मशहूर ड्रामा ड्रामा नवीस थे, डायरेक्टर थे, बीवी कारन साहब थे और दूसरे कई लोग थे। और आज भी राजीव वर्मा साहब जो फिल्मों में अमिताभ बच्चन के हम जुल्फ हैं, वो आज भी यहाँ पर स्टेज ड्रामे करते हैं। तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा वो मिला, खासतौर से इकबाल मजीद साहब, अल्लाह अच्छा। उनको जन्नतुल जन्नत फिरदौस में नसीब। जगह अता फरमाए। इकबाल मजीद साहब से मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात रहे, और उन्होंने जब अपना ओपन एयर ड्रामा किया जी गौदान, जी जी जिसको दिनेश राय साहब ने ड्रामाटाइज किया था, उसको यहाँ अच्छा सबसे पहले ओपन एयर में उन्होंने पूरा गांव लगाकर वो ड्रामा किया था। यहाँ से अच्छा। मुझे मैं इनसे इंस्पायर हुआ और एक तरह से मुझे तहरीक मिली। चुनाचे मैंने सबसे पहला ड्रामा लिखा था लहू पुकारेगा, वो डके सब्जेक्ट पर था। जी जी उसकी हमने रिहर्सल भी की, लेकिन वो स्टेज नहीं हो सका। उसके बाद वैसे ही बैठे बैठे मेरे एक दोस्त थे जफर बासित साहब, उनका इंतकाल हो गया। बहुत करीबी दोस्त थे और रोजाना हमारी मुलाकात होती थी। अच्छा। उनको भी जी ड्रामा से बहुत दिलचस्पी थी। तो वैसे ही बैठे हुए थे, अचानक ख्याल आया कि यार किसी ने आज तक न तो हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में तीसरी जिद पर कोई ड्रामा लिखा हो या उसको प्ले किया हो या उसको कहीं रिप्रेजेंट किया हो। तो बैठे जी बैठे जी। बैठे मैंने तकरीबन 15-20 मिनट का एक ड्रामा लिख लिया। इत्तेफाक से बहुत अच्छा। पसंद आया, तो बहस हुई कि यार इसका क्या नाम रखा जाए। तो जफर बासित ने जी कहा जी। कि इसका नाम रखिए ना इधर के ना उधर के। तो उसका अच्छा सबसे अच्छा पहले हमने शो किया यहाँ रविंद्र भवन में, और लोगों ने बहुत अच्छा। पसंद किया, बेइंतहा पसंद किया। उसके बाद उसको हमने बढ़ाकर तकरीबन 2 घंटे का प्ले कर लिया। तो अजहर भाई, उस जी प्ले की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जी। उसको मैंने लिखा, उसके डायलॉग लिखे, उसका स्क्रिप्ट लिखा, उसको उसका म्यूजिक मैंने कंपोज किया, उसकी अच्छा कोरियोग्राफी मैंने की, उसकी डायरेक्शन मैंने अच्छा। की, और उसका अरे लीडिंग वाह। रोल भी मैंने किया। और अच्छा लीडिंग अच्छा। रोल करने के बाद मेरे एक दोस्त है डॉक्टर हबीब मोहम्मद खान साहब बम्बई में, उन्होंने जी मुझे फ़ोन पर कहा कि यार अगर कोई ऐसा हो, ड्रामा हो या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो, तो यहाँ बॉम्बे में करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरा एक प्ले आजकल मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, आप यहाँ आकर जी देख जी लीजिए। जी। तो वो दो एक लोग वहां से बम्बई से आए, उन्होंने रिहर्सल देखी और डन कर लिया बस। यकीन अच्छा। कीजिए अजहर भाई, वो प्ले जी। में 1979 को लेकर 18 लड़कों के साथ बॉम्बे गया। ये अच्छा। ये पहला प्रोग्राम था, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने भोपाल के थिएटर की नुमाइंदगी बम्बई में पहली मर्तबा की। अरे वाह। उस जी नाटक जी। को फिर बिरला मातोश्री में मैंने स्टेज किया। फिल्म अच्छा। फिल्म दुनिया की कई हस्तियां उसको देखने आई। तो जब उस जमाने में हाजी मस्तान भी थे, महमूद साहब अच्छा। भी थे, और ये सब जी जी। देखने आए थे उसे। और कमलेश्वर जी उस जमाने में दूरदर्शन के डायरेक्टर थे। अच्छा उन्होंने खास तौर से वो स्क्रिप्ट मुझसे मांगा, क्योंकि उस जमाने में वो एक प्रोग्राम किया करते थे जो बड़ा मशहूर था उनका। अच्छा।
लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो ड्रामा जो है उसमें शामिल नहीं हो सका उनके प्रोग्राम। बहुत मुझे अच्छा। ऑफर आए, बहुत अच्छा। ऑफर आए कि यहाँ ले आइए, हम्म। वहाँ ले आइए, वहाँ ले आइए। लेकिन उसके हम्म। हम 2 शो करने के बाद फिर वापस भोपाल आ गए। भोपाल आके हम्म। आखिर मरतबा मैंने उसका यहाँ प्रोग्राम किया। उसके तीस अच्छा। साल के बाद जी। 2010 में यहाँ हमारे फर्रुख शेर खान साहब बहुत अच्छे हाँ हाँ डायरेक्टर हाँ हैं, हाँ। जिन्होंने जी रफ़ी जी जान। शब्बीर साहब के तमाम ड्रामों को जी। उन्होंने कहा कि रशीद भाई इस प्ले को मैं डायरेक्ट करूंगा। चुनाचे अच्छा। 2010 में 11 अप्रैल 2010 को नई टीम के साथ उन्होंने उसको भारत भवन में प्रेजेंट किया। उसकी अच्छा। मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हाउस तो पैक था, हम्म। लोगों को अपने गाड़ियां खड़े करने के लिए कहीं जगह नहीं जगह मिल नहीं। रही, अरे इतना मशहूर हुआ। जी। तो ड्रामे की इस सबसे तरह बड़ी से कामयाबी का राज यही जी हाँ, होता है कि उसको नाजरीन मिल जाएं। ये बहुत बड़ी जी बात जी। होती है हम ड्रामा वालों को। फिर उसके अच्छा, बाद जो है आपसे जी आपके सफर के बारे में तो सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि भोपाल में आपने नवाबी दौर देखा, नवाबी जी दौर का थिएटर भी देखा आपने, और जी आपने पारसी थिएटर भी देखा। तो जी। उस जमाने में किस तरह के नाटक पेश किया हुआ करते, स्टेज हुआ करते थे? भोपाल में, भोपाल के जहाँ तक रियासत की तारीख का ताल्लुक है, जी तो जी। तारीख के हिसाब से यहाँ सबसे पहला ड्रामा जो है मियाँ अर्जुमन मोहम्मद खान सलीम, जो अच्छा। यासीन मोहम्मद खान साहब के साहबजादे थे और नवाब यार मोहम्मद खान के भतीजे थे। अच्छा। यहाँ भोपाल रियासत के पहले नवाब थे, यानी सरदार अच्छा। दोस्त मोहम्मद खान के बेटे। उन्होंने सबसे पहला उर्दू ड्रामा लिखा था, अच्छा। आ, बेजा नगर मल गए हुस्न के नाम से। अब वो अच्छा। दस्तयाब नहीं है कहीं से भी। अच्छा। फिर यहाँ एक वो हुआ करती थी खवातीन की नुमाइश आबे हम्म। आली ग्राउंड में। मैं उस अच्छा। जमाने में 10 या 11 साल का था, ये जी। 50-51 की बात है। तो वो अच्छा। नुमाइश की खासियत ये थी कि वहाँ किसी भी बच्चों तक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। अच्छा। उस अच्छा। जमाने में भोपाल की खवातीन का ये हाल था कि वो पर्दे में हम्म। रहती थी, और तांगे में भी चारों तरफ पर्दे बनते थे। फिर खवातीन वहाँ से जाती थी और वहाँ शरीक होती थी, और उसी तरह फिर पर्दे में वापस आती थी। तो मैं भी अच्छा। अपनी वालदा के साथ छुप छुपा कर उस नुमाइश जी। देखने के लिए चला गया। अच्छा, अच्छा। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि नुमाइश तो होती थी खवातीन के लिए, हम्म। लेकिन वहां पर एक स्टेज बना हुआ था, उस पर ड्रामे हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, उस जमाने में नईम कौसर साहब का भी ड्रामा। नईम कौसर साहब से आप वाकिफ होंगे, बहुत जी जी बड़े बिल्कुल। अफसाना निगार हैं। हाँ, और जी जी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका हम्म। ड्रामे भी होता था। मेरे चचेरा भाई थे मुत्तलिब अंसारी साहब, जी उनको मम्मा मुत्तलिब के नाम से वो मशहूर थे। अब जी। आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने, वो बिल्कुल जवान थे उस वक्त, यानी अच्छा। 50-51 में बिल्कुल जवान थे, मेरे ख्याल से 20-21-22 साल की उम्र होगी उस वक्त उनकी। जी। तो उन्होंने गांधी का रोल किया था, अच्छा। महात्मा गांधी का, और जी अपने जी। सारे दांत निकलवा दिए थे उन्होंने उस जमाने अरे, में। जी, उस कैरेक्टर को ये करने के लिए? उस कैरेक्टर को रोल करने के लिए उन्होंने अपने सारे दांत निकलवा दिए थे, और इस खूबी से उस रोल को अंजाम दिया था कि आज भी लोग मुतहैयर होते हैं जब उनसे कहा जाता है। अब तो अच्छा। उनका इंतकाल हो गया। मेरे वो बड़े जी बाबा जी। के बेटे थे। तो अच्छा, ये ये तो ये सिलसिला वहां से चलता रहा। ये हम्म। रियासत के ज़माने की बात बात जी जी रियासत जी। खत्म हो चुकी थी, रियासत हम्म। खत्म हो चुकी थी, और हिंद यूनियन में रियासतें सारी जम हो गई थी। उस जमाने हम्म। की बात है। तो अरे, ये ये सिलसिला बहुत चलता रहा गया। जी, ये अब बहुत ही रहा ये एक इंडियन थिएटर में एक रेफरेंस है ये, कि किसी एक्टर ने एक कैरेक्टर को तैयार करने के लिए अपने पूरे दांत निकलवा दिए उस कैरेक्टर में आने के लिए। ये बहुत बहुत बड़ी बहुत बात है।
और एन जवानी के आलम, एन जवानी के आलम में 50 की उम्र में दांत निकलवा देना, ये सलाम है, बहुत मतलब बहुत। बिल्कुल लेकिन इस आज तरह का इस डेडिकेशन शायद ही किसी के अंदर ये नजर आए। जी जी, आप कुछ कह तो रहे थे। जी, मैं यही अर्थ कर रहा था कि ये बातें जो हैं बहुत कम लोगों को मालूम है, जो उस जी जमाने के, जैसे नईम कौसर साहब आज माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं, और जी दूसरे लोग भी हैं जो उन्होंने ड्रामों में हिस्सा लिया है। वो तो जी ताज्जुब होता था कि ऐसा कैसे हुआ। वो जी क्योंकि मेरे बड़े बाबा के बेटे थे, मेरी बेतकल्लुफ़ी थी, बेइंतहा ह्यूमरिस्ट है, बहुत से जी ड्रामे उन्होंने किए। तो यहाँ से ये सिलसिला चलता रहा। अब रहा जी पारसी थिएटर का सवाल, तो पारसी थिएटर का ताल्लुक तो पारसियों से रहा, जो गुजराती पारसी थे। और तकरीबन 1843 में पैरा ड्रामा, जैसे कि आपको मालूम है, वाजिद अली शाह साहब का राहित राधा था। राधा और कन्हैया उन का। हाँ, अट- ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और पारसी थिएटर ने वो जैसा भी था लेकिन उर्दू को बहुत फ़ायदा पहुंचा जी उससे। आगा हश्र साहब, पंडित नारायण मेहता और जफर मियाँ, ज़रीफ मियाँ वगैरह, ये सब जो हैं उसी से इंट्रोड्यूस हुए। और आज उनको हम इस तरीके से याद करते हैं जो हमारे पेशवा थे। जी तो ये सिलसिला बहुत तवील है, और इस सिलसिले में मैंने बहुत मालूमाती किताब, मेरी किताब है ये जी जायज़े, इसमें मैंने बहुत तवील मजमून लिखे हैं उर्दू ड्रामा अच्छा निगारी, पारसी थिएटर पर, इप्टा पर, और अच्छा पृथ्वी थिएटर पर जी बहुत जी तहकीकी मज़ामीन हैं। तहकीकी मज़ामीन हैं वो। जी हाँ। अच्छा, ये पारसी थिएटर का जो तरीका था पेशकश का, उसमें क्या बुनियादी चीजें क्या ऐसी थी, क्या खूबी थी उसके अंदर में कि लोग बिल्कुल दीवाने थे पारसी थिएटर के? पारसी थिएटर का प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ था आज के ज़माने से। जी पारसी थिएटर में जैसे मास्टर निसार साहब अच्छा, फिल्म एक्टर रहे बहुत ये तो बड़े। फिल्म एक्टर, हाँ हाँ, हाँ, बहुत बड़े फिल्म हाँ, एक्टर फिल्म थे एक्टर ये। रहे। उस जमाने में जब पारसी थिएटर वो करते थे बम्बई में, तो जी मसलन जी ये कि वो मजनू का रोल कर रहे हैं, जी मजनू, लैला मजनू प्ले हो रहा है, हम्म, और उन्होंने हाय लैला करके सीने पे हाथ मारा और गिर गए। उन लोगों ने अच्छा तालियां बजाए, वंस मोर, एक बार और, एक बार और। फिर अच्छा उठ के खड़े अच्छा, हुए और उन्होंने अपने फिर डायलॉग बोले, और हाँ, फिर सीने पे हाथ मारा, फिर गिर गए। लोगों ने कहा अच्छा, कि फिर से, फिर से, फिर से। अरे तो इस तरह से जो है बहुत सी कंपनियां वजूद में आई। हम्म, अल्फ्रेड कंपनी सबसे अहम थी उस जमाने में। और खुर्शीद आ, सबसे पहला ड्रामा, उर्दू ड्रामा माना जाता है, हाँ, दस्तार ड्रामा, पारसी, हाँ जी जिसको जी, फारसी थिएटर का, जहाँ पारसी गुजराती से उर्दू में मुंतकिल हुआ उर्दू में था। मुंतकिल हुआ ऐदल जी था। ने उसको किया था। तो इस अच्छा तरह से फारसी थिएटर, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये तरक्की पसंद तहरीक का जब जमाना आया 1934-35, जी तो उसका ट्रेंड बदलता गया। हम्म 1943 में ये पृथ्वी थिएटर भी कायम हुआ और इप्टा हम्म भी कायम हुआ। इप्टा ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत जी लाजवाब ड्रामे किए, और आज भी वो उसके कहीं ना कहीं वो मिल जाते हैं। जी जी और ख़ास तौर से मैं इकबाल नियाज़ी साहब का ज़िक्र करना चाहूँगा कि आज उनको तकरीबन 30 साल हो गए ड्रामे करते हुए बम्बई में। अ, हम्म और उर्दू के सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत अपनी हम्म, खिदमात अंजाम दी हैं इस सिलसिले में। जी मैं उनका दिल से मुतरफ़ हूँ। जी और जी योगराज साहब आपको याद होगा, योगराज योगराज टंडन साहब, हाँ, हाँ जी हाँ, जी एनएसडी में थे वो। एनर्जी जी और पृथ्वीराज साहब के, बल्कि लेक टंडन के वो साहबजादे बहुत, जी हाँ, जी हाँ। तो जी उन्होंने भी उर्दू के सिलसिले में बहुत कुछ किया है। और रंजीत कपूर साहब से तो आप वाकिफ ही हैं। हमारे जहीर अनवर साहब, उन्होंने जी बेइंतहा जी काम जी किया है। जी जी तो जी ये इन लोगों से, इन लोगों को पढ़ के, इन लोगों के साथ रहकर, जी और मुझे इस सिलसिले में ड्रामे की तरफ मैं मुल्तफित हुआ। और बहुत से ड्रामे मैंने लिख दिए। संग्रेज जी हमारे मेरा सबसे बड़ा ड्रामा है, जी। उर्दू में नहीं अच्छा, बल्कि हिंदी जैसे में और आपने दीगर। आपने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं,
मैं जी। थोड़ा सा आपके लिखने के प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके लिखने का तरीका क्या रहा है। ड्रामा लिखते वक्त पहले मौजू आपके जहन में आता है, या कोई वाकया आपके जहन में आता है, या कोई किरदार आपके जहन में आता है, या फिर अगर उस ड्रामे को पेश करना मकसद है तो कोई अदाकार आपके जहन में आता है, या नाजरीन जहन में आते हैं। आपका तरीका क्या रहा है लिखने का? कोई वाकया जहन में आ गया। अच्छा। मसलन ये है कि ये संग्रेज हवाए को ले लीजिए आप। जी 1857 की पहली जंग आज़ादी के बैकग्राउंड पर है ये। जी जी तो 1857 में जब मुगलों का जवाल हो रहा था, बहादुर हम्म, शाह जफर तख्त नशीन थे, जी और अंग्रेज हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बराबर बढ़ती जा रही थी, और मुगल सल्तनत जो है वो लाल किले के अंदर तक महदूद होकर रह गई। अब जी ये जी मामूली वाकया नहीं था, ये बहुत आम वाकया था। अब जी उसमें जितने कैरेक्टर थे उस जी जमाने 1857 के, चाहे जहीर दहलवी साहब हों या और दूसरे लोग हों, और जिस तरह से उन्होंने बख्त खान ने, जनरल बख्त खान ने यहाँ हमला किया, ये किया वो, जी तो बहुत से ऐसे, और उस जमाने में जितने भी शायर थे, ज़ौक़ उनके उस्ताद थे। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब साहब उनके उस्ताद हुए। तो ये जी सारे वाक़यात जब मैंने पढ़े और मेरे ज़हन में आए, तो मैंने उनको तरतीब देना शुरू किया। बहुत जी सी किताबें मैंने कंसल्ट की, बहुत गहरा मुताला किया तारीख का। जो वाक़या मुझे एक किताब में ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कहीं न कहीं कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, तो मैंने जी दूसरी किताबें कंसल्ट की, उसमें भी फ़र्क नज़र आया, तो तीसरी किताबें मैंने अंग्रेज़ी की भी की, हिंदी की भी की, उर्दू की भी की। इन सबको जब मिल गया वाक़या, सब हकीकत मिल गई, तो मैंने उसको लिखा। उसकी ख़ास जी बात ये है कि मैंने बहरामगढ़ से उसको शुरू किया। अच्छा बहरामगढ़ जो है वो एक तसव्वुराती रियासत है, और अच्छा उसमें मैंने वो बहरामगढ़ के वली अहद को उसका हीरो बनाया, सिकंदर। अच्छा उसको बनाया क्योंकि वो जी जी अंग्रेज के खिलाफ था, लेकिन हम्म, उनके वालिद शौकत यार जंग जो थे वो अंग्रेजों के मुआफिक थे। यहाँ उन दो माँ, वालिद और वली अहद में इतना इत्तेफाकी पैदा हुई, और सिकंदर ने वहां से हम्म, रियासत छोड़ दी। रियासत छोड़कर अब आते हैं वो भोपाल। अच्छा भोपाल रियासत में सिकंदर जहां बेगम नवाब, जी उनकी वली अहद शाहजहां बेगम, वो सारा एटमॉस्फेयर मैंने उसमें क्रिएट किया। अब जब यहाँ, क्योंकि सिकंदर जहां बेगम या जितने भी भोपाल के सरदार दोस्त मोहम्मद खान से, यार मोहम्मद खान से लेकर नवाब हमीदुल्ला खान तक, जी जितने भी 250 साल में जितने भी नवाब और बेगम, उन्होंने अंग्रेजों से मुआहिदा कर लिया। अच्छा उनके पॉलिटिकल एजेंट भोपाल रियासत में रहते थे। जी उनके मशवरे के बगैर कोई इकदाम नहीं हो सकता था। उसकी कई अच्छा मिसालें मौजूद हैं। यहाँ कत्ले आम भी हुआ, फांसियाँ भी चढ़ाई गई लोगों को, और लेकिन वहाँ हुकूमत जो है, रियासत की हुकूमत जो है, वो उनके खिलाफ नहीं हुई, अंग्रेजों के खिलाफ। तो जी सिकंदर जब यहाँ पहुँचता है और अपना मसला यहाँ रखता है, तो सिकंदर जहाँ बेगम उनसे कहती हैं कि यहाँ मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता। चुनाचे यहाँ से फिर वो जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाकर शहजादा मुगल से मिलता है सबसे पहले। जी बहादुर शाह जफर के बेटे, उस जमाने में जी सिपह सालार थे, उनसे मिलता है। वो कहते हैं कि यहाँ मुशायरे का अहतमाम है लाल किले में। जी तो वो उस मुशायरे को मैंने पूरा क्रिएट किया, और उस अच्छा जमाने के जितने भी शायर थे उन सबको मैंने लिया है। हाँ, अच्छा बहादुर शाह जफर हैं, मिर्जा गालिब हैं, मोमिन हैं। ज़ौक़ है। ये सारे शायरों का, उनका मुशायरा वो सब मैंने क्रिएट करके, आखिर में जब वो उनका तारुफ कराया जाता है सिकंदर का, तो वो शहजादा मुगल के हवाले कर देते हैं सिकंदर को, और वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग करता है। अब अच्छा अब ये अब आप ये देखिए कि उसके बाद उसकी हार होती है किस तरह। वो आखिर उम्र में अपनी रियासत में वापस आता है। वहां जी से वो भी इसी तरह हार गया जिस तरह मुगल सल्तनत हारी थी।
वो लाशों को छोड़ता हुआ बुढ़ापे की हालत में यहाँ वापस आता है। यहाँ उसकी बहन है जो कभी किसी जमाने में शहजादी रही और जी। लाखों में हजारों में खेलती थी, और हजारों नौकर चाकर उसकी उसमें रहते थे खिदमत गुजारी में, और अब वो लोगों के कपड़े सीकर अपना गुजारा कर रही है। शौहर उसका बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ मैंने सोचा कि इसका इख्तिताम कैसे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इसका इख्तिताम कैसे हो। इत्तेफाक देखिए बहुत दिन हो गए इसको सोचते हुए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्लाइमेक्स कहाँ जाकर खत्म करूं। अच्छा। इत्तेफाक देखिए कि मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, तो यहाँ एक जहांगीराबाद मोहल्ला है, वहाँ कब्रिस्तान में उनकी तदफीन के लिए हम लोग गए। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त थे, उनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, मुस्लिम मसरूर। बहुत अच्छे तंज़ो मज़ा निगार थे, बहुत अच्छे शायर थे। तो हम दोनों एक दरख्त के नीचे खड़े हुए के बातें कर रहे थे। तो इत्तेफाक से वो उन्होंने मुस्लिम मसरूर साहब ने मुझसे कहा कि देखिए ये जिंदगी है, कल ये लोग ये हमारे साथ थे और आज हम इनको कब्र में उतारने जा रहे हैं। तो उन्होंने वही पढ़ी दुआ, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उसका मैंने उसका कहा, मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, और इसी इसी मिट्टी में हम तुम्हें में मिलाते हैं और इसी मिट्टी से तुम्हें उठाएंगे। बस वाह। वहां मुझे उसका क्लाइमेक्स मिल गया। अरे वहां मुझे क्लाइमेक्स मिला, और मिलने के बाद अगर आप वो मेरी किताब पढ़ें, क्योंकि मौका नहीं है कि मैं आपको वो क्लाइमेक्स सुना सकूं या बता सकूं, उसको फिर वो वहां से निकलता है, पैदल जा रहा है, हाथ में लाठी है उसके, और बूढ़ा हो चुका है वो। वहां जी। वो रुकता है, एक जगह जाके रुकता है, एक कब्र खुदी हुई है, वहां जाके वो कब्र के अंदर झांकता है, और पीछे से वही आवाज आती है, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यहाँ उसका इख्तिताम कर दिया होता है, है जाकर। इख्तिताम हो जी गया। जी जी। तो ये सब कुछ है उसमें। मैंने मिर्जा गालिब की गज़लें भी ली हैं, और कवायद के कोठे भी बताए हैं, सब कुछ बताया है। वहाँ की जो रस्में थी दिल्ली की, ये सब। तो वो इस सब। तरह से मुझे कोई वाक़या मिल जाता है तो फिर अच्छा। कलम उठाता हूँ, तो फिर रुकता नहीं है मेरा कलम। जी जी। मैं आपके कीमती ड्रामों के आपके ड्रामों के उन्वान बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसे फासलों में बटी जिंदगी, संगरेज हवाएं, कतरा कतरा जिंदगी, आवाज देती जिंदगी, मुट्ठी भर आसमान, और फिर सलीब जिंदा है, अंधा सूरज। इस तरह के उन्मानात बहुत कम इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये बड़ा शायरी से करीब लगता है। आप शायर भी हैं तो कहीं इसका तो असर नहीं है आपके इस पे नहीं, लिखने में। इसका असर भी है, शायरी जी का असर भी है। और जी मैंने ये ख़ास तौर से फिल्मों पर जितनी भी किताबें लिखी हैं मैंने, या जितने जी। भी मज़ामीन लिखे हैं, उनकी मेरी खासियत ये रही है कि मैंने उसमें उर्दू की अदबियाना ज़बान इस्तेमाल की, अच्छा। आमियाना ज़बान कहीं में इस्तेमाल नहीं की। नहीं किया और आपने। यहाँ तक हमारे अजीज़ दोस्त हैं प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जी जी जो जी। जामिया मिलिया में प्रोफेसर रहे, जी वो मुझसे कहते हैं कि यार रशीद तुम्हारी ज़बान जो है बहुत रंगीन होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो, तो मैंने ख़ास अदबियाना ज़बान इस्तेमाल की। मैंने किताबें आपको भेजी हैं, आपको मिल जाए तो जी आप पढ़िएगा उन्हें। जी जरूर तो जरूर। उससे हटकर मैंने आमियाना ज़बान कहीं भी इस्तेमाल नहीं की। जी। वो ख़ास बात यह है कि अगर मिर्ज़ा गालिब की किसी मौके पर गज़ल इस्तेमाल की है, तो उसका ये ख्याल रखा है कि इस ड्रामे से हटकर वो ज़माना कहीं और इस्तेमाल ना हो। यानी जी। शुजाउद्दौला में, वो भी तारीखी ड्रामा है, नवाब शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब। नवाब थे, उनके ज़माने में जब वो कोठे पर जाते हैं बतियाबाई के, वहाँ वो गज़ल पढ़ती है मिर्ज़ा गालिब की। तो मैंने ये ख्याल रखा है कि मिर्ज़ा गालिब कौन से सन में थे वहाँ पर, और जी। शुजाउद्दौला का ज़माना कौन सा था, कौन इसका सा मैंने था। खास ख्याल रखा है, उससे हटकर जी नहीं। जी। तो अच्छा। ये मेरा ट्रेंड रहा है और अभी तक कायम है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इससे हट के जी कोई जी। काम नहीं किया।
जी, आपका एक दूसरा ड्रामा जो है वो भी तारीख से ही आपने अख्ज़ किया है, वो बहादुर शाह ज़फ़र और 1857। जी। तो इसका प्लॉट क्या है? किस तरह से? वो 1857 को ज़्यादा मौज़ू बनाया आपने, या मुग़लिया सल्तनत के पूरे ज़वाल के वाक़यात हैं, या बहादुर शाह ज़फ़र बहैसियत शायर नज़र आता है? किस तरह से इसका क्राफ्ट आपने बहादुर कैसे शाह किया? बहादुर शाह जफर का 1857 के जो वाकयात हैं वो हुँ, उनके शाही दरबार से शुरू होते हैं। अच्छा, शाही दरबार से इस तरह शुरू होते हैं कि बहादुर शाह जफर दरबार खास में बैठे हुए जी। हैं और दरबारी कार्रवाइयां हो रही हैं। हुँ, यानी 1854 की बात, 1854 से शुरुआत की है। जी, और वहाँ एक भंगन, एक मेहतरानी दुहाई देती हुई दाखिल होती है जी, कि महाबली दुहाई, महाबली दुहाई। और दरबार में बेसाख्ता वो दाखिल होकर फर्श पर गिर जाती है। अच्छा। बहादुर शाह जफर बहुत नाराज होते हैं कि भंगन यहाँ कैसे खास दरबार में हाजिर हुई। हुँ, चुनाचे अपने वजीर से कहते हैं कि ये क्या वाकया है और ये यहाँ क्यों आई है, इससे पूछा जाए। चुनाचे हुँ, उससे पूछा जाता है तो वो वाकया बयान करती है कि हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने के मेरे लाले हैं और रात को हुँ, मेरी 2 मुर्गियां किसी ने चुरा ली। अब अच्छा, ये हाँ, इतना अजीब वाकया कि एक भंगन ये कह रही है कि मेरी 2 मुर्गियां दड़बे में से किसी ने किसी ने चुरा ली चुरा ली। और मुझे नहीं मिल रही हैं। और वो उस चोर को भी जानती है, जिस चोर ने अच्छा, चुराई है। अब सब हैरत जरा है कि एक मामूली औरत यहाँ इंसाफ के लिए भरे दरबार में आई। चुनाचे बहादुर शाह जफर उनसे कहते हैं कि तू बेखौफ होकर बता कि किसने तेरी मुर्गियां चुराई। जी, तो इधर उधर देखती है, हुजूर कहती है कि मुझे जान की अमान दी जाए। तो बहादुर शाह हुँ, जफर कहते हैं तुझे जान की अमान दी, नाम बता किसने की है। तो उसने कहा शहजादा महमूद ने, जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे। कहते थे, जी। देखिए आप उसके पस मंजर में जाइए, आप उसके पस हुँ, मंजर में जाइए कि सल्तनत मुगलिया के शहजादों और शहजादियों की क्या हालत हो गई थी। क्या एक हालत। भंगन की मुर्गी चुराकर वो बेच रहे हैं बाजार में, उससे आने दो आने मिल रहे हैं और उससे अपना गुजारा कर रहे ये हैं। ये बहादुर सच्चा शाह जफर वाक़या है? की। जी। अच्छा, फिर उसके बाद मिर्जा गालिब का उसी में सीन है, मुश्क हुँ, है। और उसके बाद जब वो उनका फिरंगियों का के मातूब करार दिए जाते हैं, तो हुँ, वो सारा क्रिएट किया है मैंने उसमें। अच्छा, दरबार में अदालत का सीन, उनको अच्छा, बहैसियत मुलजिम वहां लाया जाता है, कटघरे पे खड़ा किया जाता है और उनको फैसला सुना दिया जाता है। चुनाचे हुँ, अब वो एक मामूली हवेली में अपनी बेगम जीनत महल के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जी, आप अंदाजा कर लीजिए कि जीनत महल जो मुगलिया सल्तनत की के शहंशाह की बीवी है, वो हुँ, अपनी फटी ओढ़नी जानू पर फैलाए हुए सुई से उसके उसने सी रही है अच्छा, और इंतजार कर रही हैं अपने उसका हरकारे का। जब अच्छा, हरकारा आए तो रोजाना 5 रुपए उनको खर्च दिया जा रहा है अच्छा, फिरंगी सरकार की तरफ से। अच्छा, एक बादशाह को, एक उसको मलिका को 5 रुपए महीने रोजाना पर गुजारा करना रोज़ाना। होता। उसके बाद वो करीम बख्श आता है, वो 5 रुपए उनकी नजर करवाता है और उसके बाद वो सीन जरा बदलता है। हुँ, फेड फेड आउट होता है, फेड इन होता है हुँ, कि फिरंगियों की एक पलटन आती है, एक बहुत बड़ा तश्त लिए हुए। जी, इससे कबल जो है मैंने उनको हुँ, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी पहुंचाया है और हुँ, हुमायूं के मकबरे पर उनको पनाह लेते हुए भी बताया है। और अच्छा, वहाँ से वो वहाँ भागते हैं, वहाँ से भाग आकर या हवेली में पनाह लेते हैं या उनको नज़रबंद कर दिया जाता है और उनके हुँ, बेटे अबू बकर वगैरह को हुँ, फिरंगी हुँ, सरकार जो है वो कैद कर लेती है। अब वो अच्छा, तश्त लाया जाता है जिस पर
खानपोश ढका हुआ है, बहुत बड़ा तश्त है जिसमें 4 आदमी 5 आदमी उठाए हुए, वो तश्त लाते हैं। और फिरंगी जो है वो उनसे मुखातिब होता है कि हम आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए। तोहफा लेकर आए। जी, वो हैरत ज़दा होते हैं बादशाह भी मलका भी कि भाई हम तो फिरंगी के कैदी हैं, वजीफा खार हैं, 5 रुपए रोज हमें गुजारा मिलता है, हमारे लिए ऐसा कौन सा तोहफा लेकर आए। चुनाचे उस पर से खान को हटाया जाता है तो उनके 5 बेटों के कटे हुए सर रखे हुए। सर रखे हुए। बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक जी, ये बिल्कुल। बहुत दर्दनाक। उसके बाद फिर उनका जो है वो वहां से वहां भेज दिया जाता है रंगून उनको। जब वो वहां से उनका काफिला रवाना होता है तो लोग सीना को भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं और उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और वो वहां से यहाँ ये ड्रामा यहाँ पर मैंने खत्म कर दिया है। जी, ये पूरा फुल लेंथ ड्रामा है या यकबाबी है, वन एक्ट है? ये 4 या 5 बाब में। अच्छा, 5 बाब फुल में लेंथ जी। हाँ, है जी, 5 बाब में बड़ा ड्रामा फुल है, लेंथ बहुत जी, अच्छा फुल जी। लेंथ। जी, और एक और ड्रामा आपने लिखा है 1857 के हवाले से, वो ये कि मिर्जा मिर्जा गालिब गालिब और 1857, जरा इसके बारे में जरा। 57। हाँ। मिर्जा गालिब, अब देखिए अब मिर्जा गालिब के हालात तो आपको मालूम है। उन जी पर 1954 में फिल्म भी बन चुकी है, सोहरावर्दी ने फिल्म भी बनाई है जिसको सादत हसन मंटू लिख रहे थे। जी और उसी ज़माने में उनका इंतकाल हो चुका था। और फिर उसके बाद जो है राजेंद्र सिंह बेदी ने उसको उसका स्क्रिप्ट मुकम्मल किया था। मुकम्मल किया था। उस फिल्म के बाद गुलजार साहब ने इनको लेकर आपके नसीरुद्दीन शाह को लेकर एक सीरियल बनाया था, बहुत अच्छा सीरियल था वो भी। हाँ, मिर्जा तो गालिब। मिर्जा गालिब, जी हाँ। जी जी। तो नेशनल नेशनल चैनल पर काफी जी मकबूल जी हुआ जी, था वो। काफी। मैंने उससे हटकर किया है उसको, मिर्जा गालिब पे। अच्छा। मिर्जा गालिब के जाती हालात, उनके हम्म दोस्त अहबाब उमीचंद वगैरह, उनका हम्म कोठे पर जाना, महरों पर हम्म फरेफ्ता होना, उसको हम्म नजराने में पेश करना, ये सब हम्म चीज़ें जो है मैंने उसमें क्रिएट की हैं। हम्म और उनके ज़ाती हालात, हवेली में जहाँ वो रहते हैं और उनकी हम्म बेगम उमराव बेगम और उनका हम्म नौकर, फिर उसके बाद उनके भाई यूसुफ का इंतकाल होना, उस हम्म उनके उसी हालत में 1857 के हालात में, जब बाहर हम्म फिरंगियों का पहरा लगा हुआ है और बार बार वो घरों की तलाशियां ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा मंजर मैंने जो है 1857 में मिर्जा गालिब के हवाले से क्रिएट किया है। अच्छा। और उसमें जी हाँ, दरबार का मुशायरा भी है और दीगर वो भी है और उनके हम्म। खुतूत भी हैं, वो सब मैंने क्रिएट किया है। आपका उसके सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा है जो आपने लिखा, जो आपको बहुत महबूब है आपका? अब ये कहना बहुत मुश्किल है मुश्किल कि है। हर तख्लीक़कार को अपनी हर तख्लीक़ जो है अजीज होती है, जी उससे जी। हटकर कुछ सोचता नहीं है। लेकिन एक तजरीदी ड्रामा जो है अच्छा। वो मैंने लिखा है, फासलों में बटी जिंदगी। वो फासलों में बटी जिंदगी, ये बड़ा हाँ खूबसूरत उन्वान है इस ड्रामे का, बहुत अच्छा। जी हाँ। जी। मेट्रोपॉलिटन शहरों की आबला पाई है, अलमिया है, ट्रेजरी है अलमिया। कि जी वहाँ जी। जो जिंदगी लोग कैसे गुजारते हैं। जैसे आजकल आप चैनल पे देख रहे होंगे कि आजकल एक वाकया जो है कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके वो अभी अख्ताम पजीर नहीं हुआ है, ड्रग्स वाला। हम्म। जी। सारी फिल्म इंडस्ट्री उसकी लपेट में आ गई है। तो हम्म। अब मेट्रोपॉलिटन शहरों का हमारे लिए यही अलमिया है कि जब मार्गारेट फैमिलीज हैं उनके यहाँ क्या क्या कुछ होता है। मसलन ये कि मैंने एक सीन जो है, एक लड़की जो उसके मेन कैरेक्टर की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और फिर उसका कत्ल हो जाता है, उस अच्छा। बॉयफ्रेंड का। और यहाँ सारे लोग डाइनिंग हॉल में जमा है, बाहर बर्फबारी हो रही है और ये लोग कहते हैं कि भाई खाने में क्या दे रहे हैं। तो जी खानसामा आता है कि साहब डाइनिंग टेबल खाली नहीं है, पहले उसकी सफाई हो गई और फिर जी उसके जी। बाद चुनाचे वो पूछते हैं कि क्या हुआ है।
चुनाचे जाके देखा जाता है तो वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां उस डाइनिंग टेबल पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और उसके सीने में खंजर पेवस्त है। तो सब हैरत ज़दा, ए भाई इसको मरना भी था तो डाइनिंग टेबल पर आकर मरा है, कहीं और मर जाता भाई, हमें हमारा हाल तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, जल्दी से इसको हटाओ यहाँ से। गरज ये कि इस तरह से पूरा मैंने मेट्रोपॉलिटन शहरों के जो अलमिया है, जो ट्रेजेडीज हैं, जो ऐसे ऐसी फैमिलीज में जैसे वाकयात होते हैं, उन सबको मैंने मॉडरेट किया है। जी। अच्छा, आपने जरा सा, मैं ड्रामे से हटकर सवाल कर रहा हूँ कि आपने जेम्स हेडले चीज के नॉवेलों को तर्जुमा किया है, अगाथा क्रिस्टी के नॉवेलों को किया है, जो ये लोग मिस्ट्री और जो जासूसी उस पे और एक तरह से थ्रिलर लिखने वाले ये हैं, तो क्या इनकी नॉवेल निगारी और इनके जो किस्से गढ़ने के तरीके हैं उसका असर आपकी ड्रामा निगारी पर पड़ा है? नहीं, पता ही नहीं पड़ा। पता ही नहीं पड़ा, हाँ, इसलिए उसका असर उसका असर पड़ता तो शायद आप मिर्जा गालिब 57 नहीं लिख पाते और बहादुर शाह जफर ये नावल जो है, जी, ये नावल जो मैंने लिखे, नसीम अनहोनवी साहब मरहूम जी, लखनऊ में जिनका बहुत बड़ा इदारा था, नसीम बुक डिपो, नसीम बुक उस जमाने में आपको याद होगा कि मजहरुल कलकत्ते में भी हाँ इनका एक ये है शोरूम है। जी जी। तो मजहरुल कल्बी के नावल राइडर हेगर्ट के और थे इब्न सफी, तो इस तरह के उनके जो नॉवेल, जासूसी नॉवेल जो, हाँ, ये खास तौर से तर्जुमे के, मजहरुल कल्बी के और दीगर लोगों के, रमेश चंद के, इन लोगों के शामिल हो रहे, शाये हो रहे थे। तो एक दिन इत्तेफाक से मेरा लखनऊ जाना हुआ, तो मुझे मुश्ताक था कि नसीम अनहोनवी साहब से मुलाकात हो। चुनाचे उनके घर गया, उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे रात को खाने पर रोक लिया और आने नहीं दिया। फिर बातों का सिलसिला चला, तो उन्होंने कहा, रशीद अंजुम साहब, आप एक काम, आप तर्जुमा निगारी क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा, किस काहे की तर्जुमा निगारी करना है, इतने अंग्रेजी नावल हैं, आप तर्जुमा निगारी कीजिए, हम चाहे करेंगे। तो मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। चुनाचे में जब भोपाल आया तो मैंने सबसे पहले जेम हेडले चीज को ही पढ़ा तो मुझे कुछ मजा आया पढ़ने में। तो वो अच्छा, तर्जुमा भी मैंने इस तरह किया कि पूरा एक चैप्टर पढ़ा या 2 सफ़े 3 सफ़े पढ़े और फिर उसको मैंने अपने जहन में तरतीब दे ली। अच्छा, अपने जहन में तरतीब देकर उसका उर्दू में तर्जुमा कर। अच्छा अच्छा, जी जी। यानी पूरे तौर पे उसे एक तरह से वर्ड टू वर्ड तर्जुमा नहीं किया। हाँ, वो लफ्जी तर्जुमा ना करके आपने एडेप्टेशन से काम लिया। जी जी जी, क्या है, उससे काम लिया। तो इस तरह से वो नसीम जी जी नसीम अनहोनवी साहब ने मेरे सारे शाये किए। अब उनका क्या था सिस्टम कि वो 10 किताबें भेज दिया करते थे, बाकी कुछ नहीं। अब बड़े खुश हो जाया करते थे कि 10 किताबें आ गई, चुनाचे दोस्तों में बांट दी, इधर बांट दी, उधर बांट दी, लाइब्रेरी में रख दी। लेकिन जितनी कुछ किताबें मेरी लाइब्रेरी में थी, 2017 में लाइब्रेरी में 6 फीट पानी भर गया था, अगस्त और सितंबर में। उसमें तकरीबन 15,000 किताबों की तबाही हुई थी, कंप्यूटर तबाह हो गया था, पूरा फोटो कॉपी मशीन तबाह हो गई थी, इन्वर्टर तबाह हो गया था, सब तबाह हो गया था। अच्छा। खैर बहरहाल उसमें कुछ मेरी बहुत सी नावेलें जो थी वो भी चली गई। तकरीबन 15,000 किताबों का नुकसान वो हुआ। ये चीजें अलग हुई। अब फिर से हमने उसको नए सिरे से सेट किया, अल्लाह का शुक्र है कि अब सेट हो गई है। तो उसमें मेरी बहुत सी नावेलें जो हैं, कई दुक्का बची हैं, बाकी सब तबाह हो जी। अच्छा, ये बताइए कि आप ड्रामे से अमली तौर पर जुड़े रहे,
और जी। आपने ड्रामे में अदाकारी भी की, हिदायतकारी से भी काम लिया, आपने हिदायतकारी भी की। अभी कुछ दिनों से आपने ड्रामा पेश करना बंद कर दिया है, वजह क्या है, क्यों? मैं कुछ दिनों से नहीं, बहुत अरसे जी, से। जी हाँ, क्यों, इसकी वजह क्या बहुत है? अरसे से। हाँ, बहुत अरसे से। दरअसल हमारे बहुत से करीबी दोस्त जो थे वो जी, दुनिया से विदा हो गए। अभी हाल अच्छा, ही की बात, ये जी, लॉकडाउन पहले थे कि हम हुँ, एक फिल्म बनाना जा रहे थे, हुँ, नेशन हुँ, इंटीग्रेशन प्लस एजुकेशन डेवलपमेंट पर। अच्छा, एक 15-20 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी। हुँ, हुँ, उसकी हुँ, हमने सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक के कास्टिंग के लिए हमने यहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हुँ, उसमें सेकंड डोर एक लड़की कर रही थी भोपाल की, उसको भी हमने कास्ट कर लिया। वो सारी तैयारी हो गई थी। उसके डायरेक्टर थे हमारे अजीज दोस्त सैयद रईसुल हसन साहब, और फिल्म यानी फिल्म प्रोड्यूसर थे विक्रम शर्मा। हुँ, हमने, यह शनिचर का दिन था, शनिचर को सबने बैठ के ये तय कर लिया कि भाई अब पीर को सुबह हम लोकेशन पे चलेंगे और पहला शेड्यूल मुकम्मल कर देंगे साथ। जी, ये सब तय हो गया तकरीबन रात को 8 बजे, 8:30 बजे के करीब। तो दूसरे दिन इतवार आ गया, पीर को सुबह आ गए, खबर आ गई कि साहब वो रईसुल हसन साहब इंतकाल कर गए, हमने शिरकत कर ली। तो हुँ, अजहर भाई, इस तरह से मेरे बहुत से करीबी दोस्त जो हैं जिनसे मैं रोज मिलता था, रोज हुँ, मेरे ताल्लुकात थे, थिएटर से जुड़े हुए थे, बहुत ही जी, मेरा सलीब जिंदा है। पहले, सबसे पहले सौरभ, इरफान सौरभ साहब ने डायरेक्ट किया था। अच्छा, वो देखते ही देखता वो खत्म हो गए। एक अच्छा, तारिक अच्छा। दाद थे, वो मेरे हुँ, हुँ, अजीज हुँ, दोस्त थे, भारत भवन से मुताल्लिक थे। हुँ, हुँ, हुँ। जैदी थे, जावेद जैदी थे। जावेद इस ज़ैदी तरह से साहब, उनका ऐसे भी लोग मेरे, इंतकाल हो गया। अलकनंदन जी थे। जी, अलकनंदन जी, जावेद ज़ैदी हाँ, साहब, उनका सब इन लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत। जी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत काम किया साहब, सारी जिंदगी उन्होंने लगा दी। जी, जी, और पूरी अब ज़िंदगी फर्रुख शेख लगाई। साहब और रफ़ी शब्बीर साहब अभी मुस्तकिल लगे कर हुए रहे हैं हैं, साहब। और मुस्तक़िल मैं लगे उन हुए हैं। उन दोनों का मोतरफ हूँ, फर्रुख शेख हुँ, साहब का भी हुँ, और रफ़ी हुँ, शब्बीर जी, साहब का भी, ज़ाती तौर पर हुँ, मैं उनका हुँ, बहुत मोतरफ हूँ। जी, बदरवासी साहब हैं नौजवानों हुँ, में, हुँ, ये हुँ, लोग हुँ, बराबर ठेकेदार से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े कर हुए रहे हैं। हैं। इस जी, तरह जी, से तकरीबन मेरा दिल बिल्कुल हट गया। अब मैंने हुँ, तकरीबन भोपाल के 90% शायरों पर, अफसाना निगारों पर, अदीबों पर मज़ामीन लिखे हैं। अच्छा। अफसाना भोपाल, हाँ भोपाल उर्दू अफसाना और भोपाल एक जायज़ा, जी, उर्दू अफसाना एक जायज़ा, सारे सारे अफसाना निगारों का मैंने बड़ा तफसील से। इसी तरह भोपाल, उर्दू उर्दू ड्रामा और भोपाल, जी, उसमें जितने भी ड्रामा निगार भोपाल हुँ, में गुजरे या अभी तक मौजूद हैं, उनका पूरी हुँ, तफसील के साथ मैंने जिक्र किया है, ये मेरी किताब में शामिल है। जी, जी। इसके अलावा आप मैंने सदा, जी, हुँ, जी, जी। जी, मैं ये कह रहा सदाए हूँ कि उर्दू में, आप जी, आप कहें? नहीं नहीं जी, जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि फ़िल्मों पर जो किताबें आपने लिखी हैं, जैसे जहाँ ने फ़िल्म की मुस्लिम अदाकाराएँ और अदब से फ़िल्म तक, ये जी जी किताब मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन उर्दू ऑनर्स में इस साल से फ़िल्मों को भी निसाब में शामिल किया गया है, उर्दू फ़िल्में जो बनी हैं। तो ये आपकी ये किताब तो रेफ़रेंस के काम आएगी ही, और ये ज़रा कोरोना ख़त्म हो जाए और हमारा कॉलेज रेगुलर हो जाए, तो अपनी लाइब्रेरी के लिए ये सारी किताबें मैं ज़रूर मँगवाऊँगा। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी बातें वो आ जाएँगी जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है कि उर्दू फ़िल्में, बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये। और फ़िल्मों पे उर्दू में कोई किताब कहीं भी नहीं है। ये मैंने किसी अगर भी भाई एक बात याद कर दूं जी, कि मुश्ताक साहब का, हुँ, प्रोफेसर जो थे आसनसोल में, जी। उन, हाँ, उन, हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, टेलीफोन करके ये किताब मुझसे मंगवाई।
अच्छा। हाँ, और ये कहा कि भाई इस साल से हमने हम्म, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उर्दू फिल्म और सिनेमा को भी शामिल किया है। हाँ तो, जी जी। तो ये नहीं किताब ये, आपके हाँ। हमारे लिए, हमारे निसाब के लिए बड़ी मुआविन साबित हुई। उसके हम्म, बाद सलीम रिजवी साहब का फोन आया, वो भी जी। गालिबन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक हैं, और हम्म, उस्मानिया बुक डिपो के जरिए उन्होंने मुझसे वो जी किताबें मंगवाई और मुझसे ये जी कहा कि हमने आपकी किताबें जो है निसाब में शामिल कर जी जी। तो और इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि मैंने देखा है कि थिएटर पे तो फिर भी किताबें हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन फिल्मों पे, उर्दू फिल्मों पे कुछ भी नहीं लिखा गया, कहीं भी नहीं। और आपने जो मोनोग्राफ लिखा है, खास तौर पे मीना कुमारी पे, दिलीप कुमार पे, और इनका मोनोग्राफ लिखा है शकीला बानो कव्वाला का। शकीला बानो एक बहुत अहम नाम है भोपाल, यानी भोपाल की अगर हम सकाफती दुनिया की बात करें और परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, जहाँ पे गजल, कव्वाली और इस तरह के जलसों की बात करें, वहां पे शकीला बानो का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। जरा उनके बारे में बताएंगे कि उनका वो किस तरह से, कैसी फनकारा थी वो। मेरा तो बहुत करीबी ताल्लुक रहा, इसलिए जी। कि जहाँ मैं रहता हूँ उसके हम्म, पास ही असद भोपाली साहब भी रहा करते थे। अभी भी उनका हम्म, मकान मौजूद मेरे घर से जी। मिला ही हुआ है। हम्म, उनके बड़े बेटे उसमें रहते हैं। उससे थोड़े हम्म, फासले पर उसी गली में शकीरा बानो भी रहा करती थी। अच्छा। उनके वालिद, उनके वालदा जमीला, वालिद हम्म, अब्दुल रशीद साहब का ताल्लुक जो था वो कव्वाली से ही था। जी। मेरी फूफी से कुरान शरीफ पढ़ने आया करती थी वो, अच्छा। घर पर हीरा बानो बचपन में। 1942 की पैदाइश थी उनकी, हम्म, और उसी जमाने से उनका कुरान शरीफ तो यहाँ पढ़ा उन्होंने, लेकिन उनका रुझान जो है उसी तरफ हो गया, क्योंकि वालिद कव्वाल थे। तकरीबन 11-12 साल की उम्र से उन्होंने कव्वाली गाना शुरू कर दी। यहाँ हम्म, प्रोफेसर शहाब असरत साहब थे, हमीदिया कॉलेज में प्रोफेसर। वो यहाँ एक मकान में रहा करते थे, पीडब्ल्यूडी के मकान में। तो अक्सर शनीचर की रात में शकीला बानो का प्रोग्राम जो है उनके यहाँ हुआ करता था। और आप अच्छा। ताज्जुब करेंगे कि उस जमाने की बात है, 52-53 की बात है, जी जी। 2 रुपए एक कव्वाली के उनको मिला करते थे। अच्छा। दूसरी चीज ये कि कव्वाली दुनिया की सबसे पहली कव्वाल है, हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पहली खातून कव्वाल है शकीला बानो भोपाली। शकीला बानो भोपाली। जी हाँ। दरअसल उनके कव्वाली गाने का अंदाज, प्रेजेंटेशन जो था, वो हम्म, सही मानों में बहुत गजब का था। अच्छा। आवाज तो इतनी खास नहीं थी, लेकिन नाजो अदा, उशवा व गमजा जो जिसे कहा जाता है उर्दू जी जी में, जी। वो गजब। मसलन ये अच्छा। कि वो हर शेर को बहुत खूबी से समझती थी। यहाँ अच्छा। जो शायर थे, मोहम्मद अली ताज के भोपाली, हम्म, अख्तर सईद हम्म, खान, ये हम्म, बराबर उनके हुजूर में रहा करते थे। अरे बड़े बड़े मखदूम मुहिउद्दीन, आपके हम्म, राजन सिंह बेदी, जी जी। यूसुफ देहलवी साहब अच्छा। और जगन्नाथ आजाद, इन लोगों ने उन पर मंजूम खूबियां लिखी हैं। अच्छा। जी। जी वो बहुत किताब मैं बहुत। इंशाल्लाह आपको भेजूंगा, तो जी आप जी, जरूर देखिएगा जरूर। उसमें। जरूर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहीं एक शेर ये आ गया कि मैं नाला फुगा कर रहा हूँ और मेरे सीने से जो है धुआं निकल रहा है। अरे अब वाह। क्या होता है, अब आप अंदाजा कर लीजिए उनके गाने गाने का अंदाज, जी। कि महफिल सजी हुई है बहुत बड़े हम्म, हाल में, और वो बनी ठनी बिल्कुल दुल्हन की तरह बैठी हुई है। और हम्म, ये शेर जब आया कि मैं नाला फुगा कर रहा हूँ और मेरे दिल से जो है धुआं निकल रहा है, तो हम्म। एकदम मंजर जो है वो तारीफ हो गया, और यहाँ से उनके धुआं निकलना शुरू। अरे
जी। अदर भाई मैं बयान नहीं कर सकता कि वो किस जी। तरह से निकलता था धुआं। किसी वक्त आपसे अच्छा। मुलाकात, जाती तौर पर मुलाकात होगी तो मैं उसकी जी, तफसील जी। आपको बता। जी, 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 ज़रूर। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि वो हाँ, पूरे शेर को समझती थी, खुद भी शायरा शेर थी। फ़हमी, हाँ, खुद शायरा थी। हाँ, कहीं शेर समझ में नहीं आता था तो अख्तर सईद खान से पूछती थी या हुँ, ताज हुँ, भोपाली से पूछती थी। उनसे पूछ के उस शेर को पूरी तरह समझकर हुँ, वो फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करती थी स्टेज हुँ, पे। ये सबसे बड़ी खूबी थी। फिल्मों में तकरीबन 40-50 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन हुँ, अच्छी हुँ, अदाकारा कहीं से नहीं थी, पत्ता ही नहीं थी, बिल्कुल अदाकारा नहीं। तो हुँ, क्योंकि फिल्म साथों से ताल्लुकात थे करीबी, हुँ, इतने करीबी ताल्लुकात थे कि वो उनके बारे में उन्होंने इतना लिखा है कि शायद ही किसी के बारे में लिखा हो। इस जी, वजह से उनको छोटे-मोटे रोल मिल जाया करते थे, वो मिल करते थे काम। जाएगा। जी, लेकिन ये हुआ कि फिर उसके बाद जो है 2001 में या 2002 दिसंबर में उनका हुँ, इंतकाल हुँ, हो गया। और इंतकाल हो गया। सारा जो कुछ उन्होंने जमा पूंजी थी, सब कुछ था, वो अब उनका छोटा भाई है वहाँ रफ़ीक, हुँ, वो जी, जी, बम्बई में रहता है, हुँ, जायदाद है उसकी निगरानी करता अच्छा, अच्छा। अच्छा, आपने है। इसके कई अलावा मैंने फ़िल्म जी, 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 कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैं ये कह रहा था कि कैफ भोपाली पर और असद भोपाली साहब पर भी मैंने मोनोग्राफ लिखे हैं। अच्छा, अच्छा, जी। अ, मैं ये कह रहा था कि आपने कई फ़िल्मों के लिए काम किया, आपने एक वीडियो फ़िल्म भी बनाया और फ़िल्मों के मकालमे लिखने में आपने कई मेन स्ट्रीम फ़िल्मों में एक कलीदी किरदार आपने अदा किया है लिखने में। ये बताइए कि थिएटर यानी ड्रामा लिखना और फ़िल्म लिखना, इन दोनों में क्या फ़र्क आप पाते हैं? किस तरह का फ़र्क साहब नज़र आया? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्योंकि फ़िल्म का स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है, वो कैमरे के व्यू से लिखा जाता है। जी, यानी यूँ समझ लीजिए कि जो कुछ हम पेश कर रहे हैं, वो हम पेश नहीं कर रहे हैं बल्कि कैमरा पेश कर रहा है। कैमरा पेश कर रहा है। मसलन ये कि कारों की चेज़िंग हो रही है, या एक चोर जो है वो भाग रहा है, तो जी। ये कैमरा चेज़िंग होती है दरअसल। हुँ, हुँ। ये कैरेक्टर की चेज़िंग नहीं होती, कतई नहीं होती। तो वीडियो और ऑडियो दोनों अलग-अलग होते हैं। यानी ऑडियो वो जो मकाल में वो कैरेक्टर बोल रहा है या किसी चीज़ की आवाज़ उसमें आ रही है, वो ऑडियो हो गया। और वीडियो जो है वो इस तरह से हो गया कि हम किसी को भागते हुए बता रहे हैं, कोई मंज़र कशी कर रहे हैं, वो जी, कैरेक्टर जो है वो किसी को पकड़ने दौड़ रहा है या मिलने दौड़ रहा है या रोमांटिक सीन कर रहा है, ये उसमें वीडियो में आ जाता है। हुँ, तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मैं बहुत अरसे बम्बई में भी रहा। और ज़फ़र एहसन साहब एक राइटर हुआ करते थे, बड़े मशहूर, हुँ, जिन्होंने जी। बी आर इशारा की कई फ़िल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हुँ, हुँ, और आपके धर्म कांटा का भी स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने, अच्छा। ओ बेवफ़ा का भी स्क्रिप्ट लिखा, बीवी कराइका का भी लिखा। उनसे उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया हुँ, और मैंने उनके साथ बहुत काम किया। दरअसल मैं उनका अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करता हूँ हर नमाज़ में हुँ, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने मुझे वाक़ई बहुत कुछ दिया। स्क्रिप्ट जी, जी। राइटिंग हम उनसे ही सीखी। फिर उसके हुँ, बाद जो है कपिलेश्वर जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी एक फ़िल्म थी डाइवर्स, तलाक अच्छा, के मसले पर फ़िल्म। अच्छा, अच्छा। उसके स्क्रिप्ट पर उनके साथ मैं रहा, डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब के साथ रहा, हाँ, उनके उनसे भी साथ मैंने भी बहुत आपने कुछ काम सीखा जी, कि उनसे भी काम किया। जी, फिर जी। उसके बाद मैंने ये मेरी एक किताब जो है आपकी आतम उत्तम प्रीतम हिंदी में है, जी, जी, जी। हिंदी में है। तो आत्म प्रीतम। हाँ, 1983 में यहाँ उर्दू अकादमी में जब फजल ताबिश साहब हुँ, सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने ड्रामा फेस्टिवल 3 दिन का शुरू किया। जी, तो पहला सेशन हो गया था, दूसरे सेशन में उन्होंने मुझे बुलाया। चुनाचे जी। मेरे कई स्क्रिप्ट सुने गए, अलखनंदा अच्छा, जी ने सुने। तो ये अच्छा, आतम अच्छा। उत्तम प्रीतम
हाँ, ये स्क्रिप्ट उनको पसंद आया, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर हैं, आतम, उत्तम, प्रीतम। वो तीनों हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। अब उनके रोजगार का मसला है कि वो रोजगार चले, एक किराए के मकान में रहते हैं, और वो जो उसका मकान मालिक है वो बड़ा रोमांटिक है, हर एक पर फरेफ्ता हो जाता है। तो आप क्या करें? तो उसमें से एक कैरेक्टर को जो है वो फीमेल बना दिया जाता है। वो फीमेल बन के उस चमनलाल से रोमांस करता है, और उससे पैसे ऐड कर उसी को किराए में वापस कर देते हैं। तो इस किस्म के बहुत हाँ ह्यूमरिस्ट सटायर थे उसमें। तो अलेक्स नंदनी ने वो देखा और उसको स्टेज भी किया, यहाँ लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर उसके बाद जो है फिर उसको मैंने स्क्रिप्ट किया फिल्म के लिए। तो उसका नाम रखा मैंने बेनाम जिंदगी। ये मुझे फख्र है कि ये भोपाल की पहली वीडियो फिल्म थी। उसमें मैंने खुद भी रोल किया और कई लोगों को, नए लड़कों को मैंने लेकर उसमें काम कराया। किया आपने जी। ये अभी हमारी और आपसे जो गुफ्तगू हो रही है, इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको कुछ एक कमेंट्स पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यहाँ एसएम राशिद नाम के एक थिएटर डायरेक्टर हैं, वो भी आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जनाब जहीर अनवर साहब भी आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और उमा झुनझुनवाला, आप वाकिफ ही होंगे कि वो कौन है, यहाँ लिटिल थेस्पियन की डायरेक्टर और हमारी शरीके हयात, वो भी आपके इस प्रोग्राम को देख रही हैं और आपका स्वागत कर रही हैं। काजिम भी आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो आपको खुशामदीद कह रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ जो सवालात हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें देख रहा हूँ जी कुछ सवालात, जैसे जमा हबीब ने लिखा है कि वन मोर इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन। उन्हें ये बहुत कारामद बातचीत लग रही है। और इकबाल नियाजी भी आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कुछ दिन तक काम भी किया है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एक्शन क्वीन कहा जाता था शकीला बानो को। ये इकबाल नियाजी कह रहे हैं, लिख रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे लोग आपको आदाब कह रहे हैं और विश कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आपने हिंदी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, उर्दू ड्रामे भी लिखे, हिंदी ड्रामे भी लिखे। हिंदी का थिएटर और उर्दू का थिएटर, इन दोनों में कोई फर्क नजर आता है आपको? दरअसल अभी उर्दू का थिएटर जो है वो रिवायत पर कायम है जी। अभी उसका मूवमेंट जो है वो पूरी तरह रिवायत पर कायम है। मसलन ये कि हम अभी उस जमाने से नहीं निकल पाए जिस जमाने से हमारा हिंदी थिएटर निकल चुका है जी। उस जमाने में ही है, अभी हम वही सर मार रहे हैं। तो मैं खुद अपने बारे में कहता हूँ कि मैंने भी अभी उस में तो रिवायत खूब तजुर्बे हो रहे हैं उर्दू ड्रामे को लेकर, बहुत तजर्बे हो रहे हैं। जी, जी। हमारे यहाँ आप देखें, यहाँ इलाकाई जितने भी थिएटर हैं, यहाँ रंग मंडल कायम हुआ। उस रंग मंडल के तहत इलाकाई थिएटर को यहाँ की गवर्नमेंट ने जो बढ़ावा दिया है, तो उससे बहुत सी चीजें हमें नई मालूम हुई। हमें यानी हमारे उर्दू थिएटर को, उर्दू थिएटर उससे इंस्पायर हुआ है। लेकिन क्या है, अभी तक हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर या मैं खुद जो है अभी उस रिवायत से निकल नहीं पाए। इंस्पायर जरूर हो गए हैं कि हाँ ये भी हुआ है, एक छोटे से स्टेज पर एक प्लेन उतरते हुए ही बताया गया। ये भी हमने हिंदी थिएटर में देखा है। बहुत से मूवमेंट ऐसे जो हैं जो हिंदी थिएटर में तो हैं, लेकिन हमारे उर्दू थिएटर में अभी उसको पूरी तरह अडॉप्ट नहीं कर पाए। जी जी। अच्छा, आपने अफसाने भी लिखे,
शायरी तो आप करते रहे। जी आपको सबसे ज्यादा जी। मजा किस में आया, ड्रामा निगारी में, अफसाना निगारी में, या शायरी में? या ऐसा तो नहीं लगा कि शायरी में जो बात नहीं बन रही है वो अफसाने में लिखा जाए, अफसाने में वो बात ना बनी तो आपने ड्रामे में लिखा? क्योंकि ड्रामे को कहते हैं ना कि पांचों वेद यानी चारों वेद का एक मिक्सचर है, और उसको संगम होता पांचों है। वेद कहते हैं। हाँ। और यानी उसमें ऐसा कोई इल्म और ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो ड्रामे में पेश न की जा सके। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें, कुछ ऐसे जज्बात हैं आपके जो आप बयान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने ड्रामा लिखना शुरू किया? इन तीनों से को मैं कैसे अलग करेंगे आप बहसियत मैं फनकार? मेरी इब्तिदा तो मेरी शायरी से ही हुई। जी शायरी से ही मैंने इब्तिदा की। जी फिर उसके बाद जो है मैं सहाफ़त की तरफ मुड़ गया। जी अब्दुल अहद खान तखल्लुस भोपाली साहब बहुत बड़े तंज़ मज़ाहनिगार थे। जी एम इरफान साहब यहाँ के बहुत मशहूर जी हरफन मौला जिन्हें कहा जाए, वो थे। एम ताहिर साहब थे। जी इनकी मायत में मैंने सहाफ़त शुरू की। जी उनके उनका मुआविन रहा। फिर इंडिपेंडेंट मैंने 2 वीकली यहाँ से निकाले, समझौता और गुलमोहर मेरी इदारत में निकले। मैंने एक कलमी पर्चा भी निकाला 70-71 में, वो अच्छा पहला फिल्म देश के नाम से, भोपाल का वो पहला कलमी पर्चा था अच्छा और फिल्म से मुताल्लिक ही था। उसको लिखता भी मैं था और साइकिलो स्टाइल मशीन पर निकाल कर उसको मुफ्त अच्छा तक़सीम कर दिए। अच्छा अच्छा तो शायरी से मेरी इब्तिदा हुई, सहाफ़त मैंने शुरू की, फिर उसके बाद जी मैं जो है ड्रामे की तरफ आया और तर्जुमा निगारी की तरफ आया। जी फिर जी एक अफ़साना मैंने बहुत पहले लिखा था, वक़्त के नाम से, अच्छा जो उस ज़माने में एक कहकशां रिसाला निकलता था बम्बई से, उसमें जी शाये हुआ था। फिर उसके बाद एक अफ़साना जो था मेरा महानामा बानो दहली में, बिला उन्वान के हम्म, नाम से, वो शाये हुआ था। उसके जी बाद अफ़साने लिखना शुरू किए मैंने, तो एक किताब तैयार हो गई और वो शाये भी मैंने करा दी। उसके बाद जी बहुत से अफ़साने अभी ऐसे हैं जो मैंने अंग्रेज़ी से भी तर्जुमे किए हैं, हिंदी से भी तर्जुमे किए हैं, मेरे तबाज़ात भी हैं, वो अभी पेंडिंग में है, उनको मैंने अभी जी चलाए। जी इसके अलावा मैंने सदाए उर्दू जब ज्वाइन किया नईम कोसर साहब की इदारत में, एक बार मजीद साहब से वास्ता रहा, बहुत से लोगों से वास्ता रहा, तो वहाँ से एकदम ज़हन जो है वहाँ तबसरे भी लिखे, इदारिये भी लिखे और बहुत कुछ काम किया। फिर उन्होंने इकबाल मजीद साहब ने कहा कि भाई अब सदाए उर्दू आपने निकाल तो दिया, 2 साल हो गए, तो इसका एक वो सिलसिला जो है फिल्म निगारी से भी कर दो, फिल्मी मज़ामीन से। तो उनको उन्होंने कहा कि भाई कौन लिखेगा? तो उन्होंने कहा रशीद अनवर लिखेगा और कौन लिखेगा? वहाँ से ये फिल्म फिल्मी मज़ामीन मैंने लिखना शुरू किए। अब वो अच्छा बराबर तसलसल से एक पेज जो है पूरा मेरा रिज़ल्ट हो गया, तो वो बड़ा दूर-दूर जाया करता था वो पर्चा। आपको याद होगा, शायद आप वाकिफ़ हो, आलिफ अंसारी साहब जी जी कलकत्ते के ही हैं अपने। हम्म उन्होंने भी बहुत सी फ़िल्मों में काम किया, तो हम्म उनकी एक किताब शाये हुई थी 2 जिल्दों में, उसमें 22 मज़ामीन मेरे हैं। जी। फ़िल्मों से वैसे मुताल्लिक़ बहुत। आपकी उर्दू थिएटर के हवाले से आपकी बात पर ज़हीर साहब जवाब दे रहे हैं कि रीजनल थिएटर इज़ ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। उनका मानना बिल्कुल, है कि जो मकामी सतह पे जो ड्रामे होते हैं, और ये मैं भी कहता हूँ कि हर थिएटर का अपना कम्युनिटी थिएटर होता है, और वहीं उसकी यकीन। पहचान होती है, और वहीं उसकी असल शनाख्त है, और सही मानों में हम उसे ही थिएटर कहेंगे। और यूं तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत हैं, पैसे कमाने की गरज से भी थिएटर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी और थिएटर का शौकिया भी हो सवाल रहे हैं। है, शौकिया भी हो रहे हैं, और उस तरह के ड्रामे, उस तरह के जिसे जिसका मकसद जो मकसदियत के तहत एक जो थॉट प्रोवोकिंग आर्ट है जिसे हम कहते हैं, वैसे ड्रामे हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपके साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें जानकारी में आईं जो वाक़ई हम नहीं जानते थे।
शकीला बानो के बारे में, फिर एक पारसी थिएटर के वो अदाकार के बारे में जिन्होंने अपने सारे दांत बाहर निकलवा दिए। क्या नाम बताया था एक बार फिर नाम बताएँगे ज़रा? मुत्तलिब अंसारी। मुत्तलिब अंसारी। मुत्तलिब ओके, अंसारी। जी। मुत्तलिब अंसारी। जी, ये बहुत बड़ी बात है एक अदाकार के लिए कि वो गांधी के किरदार को अदा करने के लिए वो एक्टर एक अपने जवानी सारे में, दाँत ऐहद जवानी में अपने सारे दाँत निकलवा डाले, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और तो सारी जिंदगी उन्होंने जो है फिर मसनूई दांतों से वहीं गुजारी। अच्छा, ये बहुत वाक़ई ये मसनूई बहुत बड़ी दांतों की बात गुजारी। है ये, सलाम है उनको। रशीद साहब, चूँकि ये वक़्त हमारा 1 घंटे का स्लॉट है, लेकिन आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग इस स्लॉट को आगे बढ़ गए हैं। चलिए, और आपसे फिर गुफ्तगू होगी और फिर हम लोग दूसरे सेशन में इंशाल्लाह। ज़रूर आपके साथ मिलेंगे। और बेहद बेहद मशहूर हूँ अजहर साहब, जी, बेहद जी, मशहूर हूँ। मैं जी, आपसे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब जी, मैंने आपके मैगजीन को पढ़ा, तब जी, पहली मर्तबा मेरे हाथ में आया एक बार लाइब्रेरी में, और मैंने हुँ, पढ़ा और आपके ड्रामों के बारे में पढ़ा, खासतौर से जो हुँ, गैंडे का किरदार आपने अदा किया। जी, जी। तो मेरा तसव्वुर यही था कि भाई ये कोई बहुत ही जानलेवा गेंडे किस्म के जैसा, इंसान होंगे। गेंडे ये मैं जैसा तसव्वुर भी आदमी। नहीं कर सकता था कि इतनी जी, इतनी खुशगवार और खुशबूदार शख्सियत से मेरी मुलाकात हो। जी, 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 बहुत-बहुत बेहद शुक्रिया आपका। शुक्रगुजार हूँ आपका, जी, जी, बेहद मशहूर हूँ। मेरी पूरी जी, फैमिली आपकी मशहूर है। जी, जी, मेरे सारे दोस्त अहबाब जी, जी, जिनके जी, बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, वो जी, सब आपके बहुत मशहूर हैं। जी, आपका मैं ख़ास बहुत-बहुत से शुक्रिया। अपने उस्ताद, जो शायरी में मेरे उस्ताद रहे, वो मरहूम हुँ, हो चुके अरशद सिद्दीकी साहब, जिन पर मैंने अरशद उनके सिद्दीकी साथ एक साहब। आध जी, शायरी की जी, जी, थी। जी। और दूसरे नसीर परवाज़ साहब जो आजकल हुँ, बिस्तर हुँ, नशीन हैं, मैं हुँ, उनकी हुँ। तरफ से भी आपको दिली मुबारकबाद पेश करता जी, हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार शुक्रिया। हूँ कि जी, बेहद बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका आपका, कि मुझे बहुत-बहुत इस शुक्रिया। मौका दिया आप। जी, हमें अल्लाह भी हाफ़िज़। बहुत खुशी हो रही है और रंगरस के पूरे परिवार की तरफ से और हमारे शुक्रिया। ऑर्गेनाइज़ेशन लिटिल थिएस्पियन की तरफ से और उसके तमाम अरकान की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आए। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, रंगरस के रंग सफ़र के नाज़रीन, आज हम रशीद अंजुम साहब से यहीं इन्हें खुदा हाफिज कहते हैं और फिर हम आपसे हमारी मुलाकात होगी दूसरे दिन दूसरे मेहमान के साथ। तब तक के लिए शब खैर, आदाब। और रशीद साहब, एक बार आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, शब खैर। आदाब।